माजिद साहब, ये जो कल प्राइम मिनिस्टर की और चीफ जस्टिस की मुलाकात हुई है, मैं इस हवाले से आपका कमेंट चाहूँगी, कितनी सिग्निफिकेंस है इस मुलाकात की? और ज़ाहिर है जुडिशरी या हम अदालती सिस्टम को लेकर जो एतराज़ात आते हैं मुख्तलिफ लीडरान या सियासी जमातों की तरफ से, उस हवाले से भी मैं उस कॉन्टेक्स्ट में भी आपसे पूछ रही हूँ। जी, ये जो चीफ जस्टिस की और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मुलाकात है, ये अमूमी तौर पर जब भी कोई नए चीफ जस्टिस आते हैं तो इसका एहतमाम किया जाता है ताकि जो मुक़न्नना है और जो अदलिया है और इंतज़ामिया है, इनके जो मामलात हैं वो अच्छे तरीके से चलें। इस वक़्त जो सिग्निफिकेंट मसला है वो ये है, एक तो 26वीं आईनी तरमीम हुई, फिर आईनी बेंच बन गया, उसके बाद जजेस के हवाले से हमारे सामने एक पूरा मंजरनामा मौजूद है। उस सारे सिचुएशन के अंदर इस मुलाकात को इसलिए अहम करार दिया जा सकता है कि इसके बाद हुकूमत और अदलिया का एक वर्किंग रिलेशनशिप जो डेवलप हो रहा है, उसमें को बेहतरी आएगी। क्योंकि अभी तक जस्टिस याहिया अफरीदी के आने के बाद से कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं हुई कि जिसकी बुनियाद पे हम ये दावा कर सकें कि जी जस्टिस बंदयाल की तरह या जस्टिस साकिब निसार की तरह या काजी फायज ईसा के दौर में जिस तरह जजेस इख्तलाफ करते थे, हुकूमत के लिए कोई मुश्किल पैदा होती थी, तो वैसा होगा। एक जो मामला रह गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो भी हल कर लिया गया है और वहां पे भी हुकूमत ने आइन के पॉइंट्स का और टेक्निकल चीजों का सहारा लेते हुए वहां से भी जो हुकूमत मुखालिफ लोग थे या हुकूमत की सपोर्ट ना करने वाले जजेस थे, उनको भी न्यूट्रलाइज कर दिया और उनको भी उन्होंने सारे के सारे सेटअप में से निकाल दिया है। वो मौजूद तो है लेकिन उनका अब उस तरह से असर बाकी नहीं रहा। तो इस सिचुएशन के अंदर इस मुलाकात से हम ये अखज़ जरूर कर सकते हैं कि अब गवर्नमेंट का और जुडिशरी का जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो जरा बेहतर होगा और उसके अंदर जो पहले मसाइल मौजूद थे, गवर्नमेंट को या रियासत को ये शिकायत थी कि जी हम केसेस बनाते हैं, हम मुल्ज़िमान को सजा देना चाहते हैं लेकिन अदलिया की जानिब से उन्हें रिलीफ मिल जाता है, तो वो इस तरह की एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट थी, मेरा ख्याल है उससे कुछ ना कुछ एक थोड़ी सी सिचुएशन डिफ्यूज होगी और चीजें बेहतर होंगी। चीज़ें बेहतर होंगी। अच्छा माजिद, हमेशा हमने माजी में भी देखा है कि जो जमात हुकूमत में होती है, अगर उसके जुडिशरी के साथ ताल्लुकात बेहतर होते हैं, दो के ये ऑन एंड ऑफ मामला चलता ही रहता है, कोई स्पेसिफिक हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा ताल्लुकात अच्छे ही होते हैं। जब आपकी मर्ज़ी की कोई चीज़ है तो सब अच्छा है, जब नहीं है तो सब बुरा है। लेकिन उसके बावजूद आप मुस्लिम लीग नून चूँकि हुकूमत में है और जिस तरह आपने ख़ुद भी कहा कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, वर्किंग रिलेशन बेहतर होगा, लेकिन दूसरी तरफ जो तहरीक इंसाफ है उसके ऑलरेडी बड़े कंसर्न्स मौजूद हैं इस जुडिशल सिस्टम को लेकर, और हुकूमत और अदलिया का जो आपस में वर्किंग रिलेशन बेहतर होने से कहीं तीसरी जगह पे इसके कंसर्न्स मौजूद होंगे। डू यू थिंक कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं ट्रिगर पॉइंट साबित हो सकती हैं तहरीक इंसाफ के लिए? जी बिल्कुल, आपका बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि अपोजिशन जमातों को इंसाफ का या जो आखिरी सहारा होता है वो अदालतें ही होती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनके ऊपर सख्तियां करनी होती हैं, सियासी इंतकाम के इल्जामात लग रहे होते हैं, मुकदमात हो रहे होते हैं, तो अपोजिशन जमातों के लिए या सोसाइटी के बाकी तबकों के लिए अदालत ही एक ऐसा रास्ता होता है कि जहां से उन्हें इंसाफ की तवक्को होती है। तो इसलिए हमने ये देखा कि जब भी तहरीक इंसाफ या बाकी अपोजिशन को मसाइल हुए तो उन्होंने अदालतों से रुजू किया, उन्हें रिलीफ भी मिलता रहा, कई मुकदमात में नहीं भी मिला। तो इसलिए ये अपोजिशन के लिए एक रास्ता होता है कि जिसमें वो अदालत से रुजू करके अपने लिए इंसाफ ले सकते हैं। तो वो अब इस चीज में बहरहाल अब ऐसे लग रहा है कि अपोजिशन को थोड़ी नाकामी होगी, उन्हें मायूसी होगी, उस तरह से शायद उन्हें कोई रिलीफ ना मिल सके। तो इसको जब हम अपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो इसको एक गठजोड़ करार देते हैं और बताते हैं कि जी ये मामला जो है, ये वर्किंग रिलेशनशिप इसलिए बनाया जा रहा है कि अपोजिशन को जो है वो कटहरे में लाया जाए, उन पे मजीद सख्ती की जाए। तो ये बिल्कुल एक वैलिड ऑब्जर्वेशन है। दूसरा जो अहम मामला है वो ये है कि इस सारे सियासी मामले के अंदर माहौल में जो चीज निगलेक्ट हो रही है वो ये है कि आप जो जेरे इल्तवा मुकदमात हैं उनके हवाले से कोई फैसला नहीं कर पा रहे, उनकी तादाद बढ़ रही है। लोअर कोर्ट्स के अंदर जो अवाम परेशान है और उनके मुकदमात के फैसले नहीं होते, सुस्त रवि है, उसके ऊपर कोई कानून साजी नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम में तो जल्दबाजी में सारा कुछ कर लिया गया, लेकिन जिस चीज से अवाम मुंसलिक है वो अभी तक अनअटेंडेड है, उसके अंदर कोई बेहतरी नहीं आई।
मुकदमात उसी तरह पाइल अप हो रहे हैं, पेंडेंसी बढ़ी हुई है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत और अदलिया अगर ये चाहती है कि वो कोई बेहतर नेक करना चाहे, तो फिर उन्हें ये समझना होगा कि इस सारे मामले के ऊपर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अच्छा माजिद, आपने कहा कि हुकूमत और अदलिया चाहती है, मेरा सवाल ये कि क्या इनके रोड मैप में, स्ट्रैटेजी में या आइंदा आने वाली जो प्लानिंग है या जो वर्किंग रिलेशन बेहतर करने के वाले से इकदाम करें, कहीं इनकी प्रायोरिटी का हिस्सा है कि हमारे लोअर कोर्ट्स हों या दीगर केसेस हों, जैसे आपने खुद कहा कि पाइल अप हो रहे हैं, महीनों सालों गुजर जाते हैं, लोगों को केसेस की सुनवाई नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें प्रायोरिटी का हिस्सा हैं किसी की, चाहे वो हुकूमत है या अदलिया है? जी, बदकिस्मती से अभी तक तो तरजीहात में नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह ये कि ये 26वीं आईनी तरमीम में भी मसला डिस्कस हुआ था कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट या फेडरल जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसकी हद तक तो चीज़ों को अपने हिसाब से मोल्ड करना चाहते हैं, लेकिन जो अवाम से मुंसलिक चीज़ें हैं उसके हवाले से कोई कानून साजी नहीं है। तो उसके बाद भी हुकूमत की जानिब से या अदलिया की जानिब से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया कि जिसमें आप ये दावा कर सकें कि बहरहाल अवाम को रिलीफ मिल रहा है। खुद पार्लियामान के अंदर मिनिस्टर्स अपने वाकयात सुनाते हैं जो वकालत से मुंसलिक रहे हैं कि इतने इतने साल अपील लगी रहती है, सजा खत्म हो जाती है, अपील सुनने का मौका नहीं मिलता। इस तरह के वाकयात हमने कौमी असम्बली में, सेनेट में खुद वुज़रा के मुंह से सुने हुए हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि गवर्नमेंट की जानिब से खसूसन निचली अदालतों के लिए जो इस्लाहात हैं वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाई जाती और ना ही इस मामले पे अदलिया के साथ कोई कोऑर्डिनेशन की जाती है। अब इस मुलाकात के अंदर बाकी तो कई चीजें डिस्कस हुई होंगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई जो लोअर कोर्ट्स हैं या जो बिल्कुल बुनियादी जिली अदालतें हैं और तहसील कोर्ट्स हैं उनके हवाले से कोई प्लानिंग की गई होगी। तो ये वो मसला है कि जो अवाम से रिलेटेड है, बिल्कुल अवाम इससे मुतासिर नजर आते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इसके हवाले से अदलिया के जो हायर अप्स हैं और जो हुकूमत है या वजारत कानून है उसके अंदर कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की जानिब तवज्जो करना मौजूद नहीं है। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, और आपके अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है क्योंकि जो चीज़ें मैंने पढ़ी भी हैं, जो मुलाकात का एक प्रेस रिलीज़ के लिए जो डिस्कशन सामने आई है उसके अंदर कहीं भी ये चीज़ डिस्कस नहीं हुई है। अच्छा माजिद साहब, अब ये तो हो गई जो आवाम के मसाइल हैं या आवाम की जो डायरेक्ट परेशानी है। एक और परेशानी भी ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उसने हमारी मईशत को काफ़ी हद तक अभी तक जो कह ले आउट ऑफ कंट्रोल ही रखा हुआ है। एक आम इंसान के लिए, मासेस के लिए शायद या मास लेवल के ऊपर चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ होंगी और ये शायद इकोनॉमिस्ट या आप जैसे लोग समझ सकते हैं, लेकिन आवाम ये समझने से अभी तक कासिर है क्योंकि उनके लिए उन तक जब तक इस चीज़ का असर नहीं पहुँचेगा उनके लिए सब चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं। डू यू थिंक कि इस डायरेक्ट परेशानी का भी किसी को इदराक है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए जो इक़दामात या जो कोशिशें की जा रही हैं उनका फ़िलहाल तो कोई नतीजा निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा? जी, ये पॉइंट इसलिए दुरुस्त है कि अमली तौर पर अवाम तक वो फायदे अभी नहीं पहुंचे और हुकूमत ये दावा तो करती है कि स्टॉक मार्केट का नंबर ऊपर जा रहा है, हमारे पास मौशी इस्तेहकाम आ रहा है, बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में वो दावा करते हैं, लेकिन क्या इसका आवाम की कुव्वत खरीद पे भी कोई मुस्बत असर हुआ है? मुझे ऐसा नहीं लगता। इसी तरह किसान की क्या सूरत हाल है, एजुकेटेड मिडिल क्लास जो सेनेट क्लास है जिसमें मैं और आप शामिल हैं, उनकी क्या सूरत हाल है, उसको देख के लगता है कि अभी वो चीज़ें आवाम तक नहीं पहुंची और जब तक वो नीचे नहीं पहुंचेंगी उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि आवाम में बेचैनी रहेगी। मिसाल के तौर पर वजारत ख़जाना के तकरीबन 8-10 दिन पहले के ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि सैलरीड क्लास से इस रवां माली साल के 6 महीनों में 100 अरब से ज्यादा एडिशनल टैक्स जो है वो वसूल किया गया। पिछले साल 185 बिलियन था, इस साल उनसे 285 बिलियन वसूल किया गया है। और जो सैलरीड क्लास है वही हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देती है। उसकी वजह यह है कि एट सोर्स इनसे टैक्स ले लिया जाता है। टेक्सटाइल हो, शुगर माफिया हो, बाकी मामलात हो, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो अपने लिए रियायतें भी ले लेती हैं, वो अपने लिए पैकेज भी अनाउंस करवा लेती हैं, फैसिलिटेशन भी हो जाती है। तो इसलिए हुकूमत को इस बात पे
میرا خیال ہے غور کرنا چاہیے کہ وہ تمام طبقات جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان کے لیے کیا فیسلٹیز موجود ہیں. تو جب تک وہ گراؤنڈ کے اوپر یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی، اسی طرح کسانوں کے معاملے میں ہم نے جس طرح دیکھا کہ گندم کے معاملے میں جس طرح مس ہینڈلنگ کی گئی، اس کے بعد دیہات کے اندر جو قوت خرید ہے اس کے اندر خاصی کمی آئی ہے. وہ جن لوگوں کو اپنے فصلوں کا معاوضہ ہی نہیں ملا، وہ مارکیٹ میں جا کر کیسے جو ہے وہ اسپینڈنگ کریں گے، یا وہ اس رورل اکانومی کو کیسے چلائیں گے. تو یہ 3-4 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کہ جب تک ان پر توجہ نہیں دی جائے گی. اب آگے رمضان کی آمد ہے، یس. پرائس کنٹرول کمیٹیز اگر اپنا کام نہیں کریں گی تو پھر ایک مصنوعی مہنگائی کا طوفان آئے گا کہ جس کے اندر منڈی سے تو چیز 10 روپے کی نکلے گی لیکن وہ بازار میں 100 روپے کی ہو کے بک رہی ہوگی. اور اس ہم چیز نے کو اس بھی کا ایک کنٹرول کرنا. ٹریلر دیکھا ہے ماجد صاحب کہ چینی 30 روپے کلو مہنگی ہو گئی ہے. جی بالکل. اور جب تک یہ پرائس کنٹرول کمیٹیز ایکٹیولی کام نہیں کریں گی تو یہ اس کو پے عوام کی جیب سے ہی کرنا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ 3-4 ایسے پوائنٹس ہیں کہ جن کے اوپر اگر گورنمنٹ کوشش کرے کچھ بہتری آ سکتی ہے. تبھی عوام کے ساتھ وہ جو ایک ڈسکنیکٹیوٹی فیل کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ عوام میں بے چینی ہے یا وہ اس وقت تک حکومت سے ناخوش ہیں. ان چیزوں کو اگر ایڈریس کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ عوام کی جانب سے کوئی پازیٹیو فیڈ بیک حکومت کی طرف کیا جائے.